Hello student, welcome to my video lecture. I am Rasmi Sharma, Assistant Professor in Physics from Government TCL PG College, Jangir. Today we discuss the topic related to MSc 4th SEM Physics, subject Nuclear Physics of Unit 3rd, and the topic name is Gas Field Detector. गैस फील्ड डिटेक्टर के बारे में बात करने से पहले हम देखेंगे कि काउंटर किसे कहते हैं। काउंटर को न्यूक्लियर डिटेक्टर भी कहा गया है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आयोनाइजिंग रेडिएशन को डिटेक्ट करता है जब चार्ज पार्टिकल गैस के एटम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन एमिट होते हैं, तो उसे डिटेक्ट करने या रेडिएशन को मेज़र करने के लिए डिटेक्टर का यूज़ किया जाता है। नंबर ऑफ एमिटेड पार्टिकल की संख्या को काउंट करने के लिए भी डिटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। न्यूक्लियर पार्टिकल को डिटेक्ट करने या मेज़र करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं, जैसे आयोनाइजेशन चेम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर, गाइगर मूलर काउंटर। इन सब के द्वारा आयोनाइजेशन रेडिएशन को डिटेक्ट किया जा सकता है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स और साथ ही उनकी एनर्जी को भी मेज़र किया जा सकता है। यहाँ डिटेक्टर के जो टाइप्स हैं वो चार्ज पार्टिकल के इंटरेक्शन पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा काउंटर की सहायता से चार्ज पार्टिकल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जैसे काइनेटिक एनर्जी, आयोनाइजिंग पावर या मोमेंटम की भी स्टडी कर सकते हैं। डिटेक्टर्स 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज गैस फील्ड डिटेक्टर एंड सेकंड वन इज सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। अभी हम इस लेक्चर में गैस फील्ड डिटेक्टर की डिटेल्ड स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि गैस फील्ड डिटेक्टर का प्रिंसिपल क्या है। तो इसका प्रिंसिपल डिपेंड करता है ऑन द आयोनाइजेशन ऑफ एटम बाय द इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल। मतलब जब चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट होता है तो गैस के एटम में किस तरह से आयोनाइजेशन होता है, ये इसका प्रिंसिपल है। अब आगे आयोनाइजेशन का प्रोसेस देखते हैं। तो जब चार्ज पार्टिकल किसी गैस से पास होता है तो वो चार्ज पार्टिकल गैस के एटम के साथ कोलाइड करता है और अपनी एनर्जी गैस के एटम को ट्रांसफ़र कर देता है, जिसके कारण गैस के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है एटम से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है। इस प्रकार यहाँ इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है जिसे एनायंस कहते हैं और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से जो पॉजिटिव चार्ज मिलता है उसे केटायंस कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आयन का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण डिवाइस में करंट फ्लो होता है और इलेक्ट्रिक पल्स आउटपुट के फॉर्म में मिलती है। अब इलेक्ट्रिक पल्स की स्टडी कर सकते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि चार्ज पार्टिकल कौन सा है, उसकी संख्या क्या है और उस चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से चार्ज पार्टिकल गैस के एटम के साथ कोलाइड करता है और अपनी एनर्जी गैस के एटम को ट्रांसफ़र कर यहाँ आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है, जिसके कारण एनायन एंड केटायन का फॉर्मेशन होता है। अब डायग्राम की सहायता से हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। यहाँ पर सिलेंड्रिकल ट्यूब सी लिया गया है जो मेटल का बना होता है। यहाँ कॉपर भी लिया जा सकता है और सिलेंड्रिकल ट्यूब कैथोड की तरह काम करता है। ट्यूब के एक्सिस में एक पतला सा टंगस्टन वायर होता है जो एनोड की तरह काम करता है। ट्यूब के अंदर नोबल गैस जैसे आर्गन लिया जा सकता है। आर्गन की जगह दूसरा गैस भी लिया जा सकता है, इसलिए इसे गैस फील्ड डिटेक्टर कहा गया है। यहाँ पर रेजिस्टेंस R एंड हाई वोल्टेज बैटरी V को कनेक्ट किया गया है चैम्बर C एंड एक्सियल इलेक्ट्रोड के बीच में। चैम्बर C को निगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया गया है और एक्सियल वायर AB को पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया गया है। जो वोल्टेज ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस R पर, उसे
एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाइड किया जाता है और इससे एम्पलीफाइड पल्स मिलता है उसे काउंट करने के लिए काउंटर के पास भेजा जाता है। अब कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग प्रोसेस देखते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल चैम्बर सी में एंटर करता है, चार्ज पार्टिकल्स मीन्स अल्फ़ा बीटा गैमा पार्टिकल से हैं, तो जब ये पार्टिकल चैम्बर में एंटर करता है और गैस के एटम के साथ टकराते हैं, तब यहाँ पर आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है। आयोनाइजेशन प्रोसेस के बाद जो पॉजिटिव आयंस है जो कैथोड की ओर और इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर चले जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन पेयर्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होता है चैम्बर के वॉल की तरफ, मतलब कैथोड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है एक्सियल इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब एनोड की तरफ। अब यहाँ पर आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो करंट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रेजिस्टेंस आर पर प्रोड्यूस होती है, जो कि रेजिस्टेंस आर चैम्बर सी एंड एक्सियल इलेक्ट्रोड ए बी के बीच कनेक्टेड है। अब करंट रेजिस्टेंस के थ्रू पास होने लगी है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा उसको हम ओम्स लॉ से शो करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है, तो इतना वोल्टेज आई आर V इक्वल टू आई आर रेजिस्टेंस पर ड्रॉप होता है। अब आउटपुट पर वोल्टेज ड्रॉप होने पर पल्स रेजिस्टेंस के एंड में डेवलप होता है, जिसे एम्पलीफाइड किया जाता है एम्पलीफायर के द्वारा, और एम्पलीफाइड पल्स को डिटेक्ट करने के लिए काउंट करने के लिए काउंटर पर भेजा जाता है। एक निश्चित समय में एम्पलीफाइड पल्स को काउंट करके ये पता लगाया जा सकता है कि चार्ज पार्टिकल जो इंसिडेंट होता है उसकी संख्या क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आयोनाइजिंग पावर क्या होगा, या फिर उसका मोमेंटम क्या हो सकता है। इस तरह से एम्पलीफाइड पल्स की हाइट को डिटेक्ट करके हम आयोनाइजिंग पावर का भी पता लगा सकते हैं। जैसे अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स में अल्फ़ा पार्टिकल्स की आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू बीटा पार्टिकल्स। वर्किंग प्रोसेस के बाद हम ग्राफ को देखते हैं जिसमें वेरिएशन शो किया गया है आयोनाइजेशन करंट का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। ग्राफ को 6 रीजन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रीजन शो करता है रिकॉम्बिनेशन रीजन को, सेकंड रीजन सैचुरेशन रीजन को, थर्ड रीजन प्रोपोर्शनल रीजन को, फोर्थ रीजन ऑफ लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी को, फिफ्थ रीजन गाइगर मूलर रीजन एंड सिक्स्थ रीजन जो कि लास्ट रीजन है कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन को शो करता है। अब 1 बाय 1 ग्राफ के सभी रीजन की हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन रीजन के बारे में। जैसे कि पहले हम यह बात कर चुके हैं कि किस तरह से चार्ज पार्टिकल चैम्बर पर एंटर करता है और गैस के एटम के साथ कोलाइड करने के बाद आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है, और आयोनाइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है एनोड पर और पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होती है कैथोड की तरफ, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन एनोड पर अधिक हो जाता है और पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कैथोड पर अधिक हो जाता है। अब यहाँ ये देखते हैं कि लो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड के बीच अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन व पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज लो होने से आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे और रिकम्बाइन होना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वापस हमको न्यूट्रल एटम मिलता है। तो इस स्पेस में आयंस के रिकम्बाइन होने की वजह से न्यूट्रल एटम फॉर्म होते हैं, इसलिए इसे रीजन को रिकॉम्बिनेशन रीजन कहा जाता है। इस रीजन में करंट की वैल्यू रेजिस्टेंस पर कम मिलती है एंड पल्स की हाइट भी स्मॉल होती है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड रीजन, जो कि आयोनाइजेशन रीजन या सैचुरेशन रीजन कहा गया है। इस रीजन में जो अप्लाइड वोल्टेज है इलेक्ट्रोड के बीच अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन की संख्या है अपने जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव हो रहे हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि
अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसके कारण जो आयोनाइजेशन का प्रोसेस है उसमें इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव होता है और पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ मूव होता है और जो करंट है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर फ्लो हो रहा है उसकी भी वैल्यू बढ़ जाती है। उसके बाद एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पर आयोनाइजेशन करंट का सैचुरेशन होने लगता है। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज को इस कंडीशन के बाद, इस स्टेज के बाद फर्दर इंक्रीज करने पर भी आयोनाइजेशन करंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। जैसे कि ग्राफ में शो किया गया है, जो पोटेंशियल डिफरेंस और आयोनाइजेशन करंट के बीच में वेरिएशन को शो करता है। जो सेकंड पार्ट है जिसे सैचुरेशन रीजन कहा गया है, सैचुरेशन रीजन को शो कर रहा है, तो उस रीजन में हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाने के बाद भी आयोनाइजेशन करंट में कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, मतलब उसकी वैल्यू जो है उस रीजन में कांस्टेंट रहती है। ग्राफ में यहाँ दो लाइन बनी हुई है जिसमें ऊपर की लाइन अल्फ़ा पार्टिकल के लिए है क्योंकि इसका आयोनाइजिंग पावर अधिक होता है और नीचे की लाइन बीटा पार्टिकल के लिए है क्योंकि इसका आयोनाइजिंग पावर अल्फ़ा पार्टिकल के कंपैरिजन में कम होता है। अब थर्ड रीजन जो कि प्रोपोर्शनैलिटी रीजन को शो करता है। इस रीजन से पहले हम देख चुके हैं कि रिकॉम्बिनेशन रीजन और सैचुरेशन रीजन में कि किस तरह से चार्ज पार्टिकल एंटर करता है चैम्बर पर और गैस के एटम के साथ कोलाइड करती है। कोलाइजन के बाद आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है एंड आफ्टर आयोनाइजेशन प्रोसेस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है और यही जो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस है इसे प्राइमरी आयंस कहते हैं और प्रोसेस को प्राइमरी आयोनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। सैचुरेशन रीजन के बाद इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोड जो एनोड की तरफ मूव हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव हो रहे हैं उनमें वेलोसिटी काफ़ी हाई होती है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन हाई वेलोसिटी के साथ मूव होते हैं और मूवमेंट के दौरान रास्ते में आए सभी एटम के साथ टकराते हैं जिससे फिर से आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है और जिससे सेकेंडरी आयंस मिलते हैं। मतलब यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज और भी बढ़ चुका है जिसके कारण प्राइमरी आयंस के पास एक एनर्जी आ जाती है और वो गैस के एटम के साथ कोलाइड करती है अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के पहुँचने से पहले। इसका मतलब ये है कि फर्दर आयोनाइजेशन से, दैट इज़ प्राइमरी आयोनाइजेशन के कारण मोर आयन प्रोड्यूस होते हैं और जिसे सेकेंडरी आयंस कहा जाता है और इस फर्दर आयोनाइजेशन के कारण करंट की वैल्यू रैपिडली इंक्रीज होती है। इस रीजन में जो आयोनाइजेशन करंट है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के जो कि प्राइमरी आयंस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। मतलब प्राइमरी आयोनाइजेशन के कारण नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलते हैं उसके प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए इस रीजन को प्रोपोर्शनैलिटी रीजन कहा गया है। इस रीजन में एम्प्लीफाइड पल्स की हाइट डिपेंड करती है प्राइमरी आयोनाइजेशन पर और जो चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट होते हैं उसके टाइप पर। इस प्रोसेस में प्राइमरी आयन से सेकेंडरी आयंस प्रोड्यूस हो रही है, सो फर्दर आयोनाइजेशन के कारण इस प्रोसेस को गैस एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस भी कहते हैं। फोर्थ रीजन जो कि रीजन ऑफ लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी, जैसे कि पहले रीजन में हम देख चुके हैं कि अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू काफ़ी बढ़ चुकी है। अब आयोनाइजेशन करंट प्राइमरी आयोनाइजेशन पर डिपेंड नहीं करता, उसका डिपेंडेंस प्राइमरी आयोनाइजेशन पर कम हो जाता है और सेकेंडरी आयोनाइजेशन डोमिनेट करना शुरू कर देता है। यूजुअली जो पल्स मिलता है वो सेकेंडरी आयंस के कारण मिलता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी आयन, और यहाँ पर ये भी पता नहीं लगा सकते कि कौन सा चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट हुआ है, मीन्स टाइप ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जो फिफ्थ रीजन है उसे गाइगर मूलर रीजन कहा गया है। इस रीजन में जो इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है उसे फिर से इंक्रीज करने पर आयोनाइजेशन करंट भी फिर से बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
बट यहाँ पर जो आयोनाइजेशन करंट की वैल्यू है जो इंक्रीज़ हो रही है वो अप्लाइड वोल्टेज के लीनियर नहीं होता, मीन्स प्रोपोर्शनल इंक्रीज नहीं होता। इस रीजन को गाइगर मूलर रीजन कहा गया है। इस रीजन में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन पेयर की संख्या भी अधिक होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन के सेकेंडरी कोलाइजन या सेकेंडरी आयोनाइजेशन के कारण मिलती है। वो आगे एनोड और कैथोड की तरफ बढ़ते हैं। बट जो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव हो रही है काफ़ी फास्ट होती है पॉजिटिव आयंस के कंपैरिजन में, और जो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में एटम्स आते हैं उनके साथ कोलाइड करके फिर से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन पेयर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फिर से एनर्जी गेन कर लेती है और फिर से आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है। तो इस तरह से यहाँ गैस एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस कंटिन्यू है, और गैस एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस के बाद एवलांच मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब जो एम्प्लीफाइड पल्स मिलती है उसकी सहायता से प्राइमरी आयंस के बारे में पता नहीं लगा सकते कि प्राइमरी आयंस कौन सा है या कौन से चार्ज पार्टिकल के कारण प्रोड्यूस हुआ है। तो जो प्राइमरी आयंस है या जिससे पूरी इंफॉर्मेशन मिलती थी कि कौन से चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हुआ है, उसका इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर नहीं मिलता। सो कम्प्लीटली यहाँ पर जो रोल है वो है सेकेंडरी आयोनाइजेशन का। सेकेंडरी आयोनाइजेशन का रोल यहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्राइमरी आयोनाइजेशन के कंपैरिजन में। अब लास्ट रीजन के बारे में बात करते हैं, जो है कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन। एवलांच एम्प्लीफिकेशन के बाद यहाँ पर कंटिन्यू आयोनाइजेशन करंट मिल रहा है। एम्प्लीफिकेशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं बहुत ही लाइट होते हैं और शॉर्ट टाइम में एनोड के पास कलेक्ट हो जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻6 सेकेंड में। और जो पॉजिटिव आयन हैं काफ़ी स्लोली ड्रिफ्ट करते हैं कैथोड की तरफ, और कैथोड पर पहुंचने में काफ़ी टाइम भी लगता है, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻³ सेकेंड इतना टाइम लगता है। और इस वजह से यहाँ पर एनोड के पास पॉजिटिव शीथ डेवलप्ड हो जाता है। अब जो पॉजिटिव शीथ है जो एनोड के पास डेवलप्ड हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक बना देती है, जिसके कारण गैस चैम्बर में डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है, और डिस्चार्ज होने के कारण काउंटर टेम्परेली डेड हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इतना अधिक हो जाता है कि चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट होने से जो आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है, तो अगर चार्ज पार्टिकल इस कंडीशन पे इंसिडेंट भी ना हो तब भी मोर आयंस प्रोड्यूस अपने आप होते हैं, जिसके कारण करंट भी अधिक होता है और एनोड वायर जो काफ़ी पतला होता है वो मेल्ट हो सकता है। आज के लेक्चर में हम गैस फील्ड डिटेक्टर की डिटेल स्टडी की गई है, जिसमें हम उसके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और उसके डिफरेंट रीजन के बारे में डिस्कस किए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि काउंटर का ही पार्ट है। थैंक यू।